वेलकम टू ज्योतिर्मय। आज हम स्वागत करेंगे हमारे प्रारब्ध के प्लेटफॉर्म से अवनीश पीएन शर्मा जी का। अवनीश भैया जिस तरीके से पॉलिटिकल सिनारियो के ऊपर बहुत अच्छी अपनी एक पकड़ रखते हैं, भले ही हम लोग फैक्ट्स पर कई बार नहीं जाते, लेकिन जो एक एनालिटिकल पार्ट होता है वो गजब होता है। खैर, आज तो फैक्ट्स और एनालिटिकल दोनों के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि बड़ी एक गजब सी खबर है कि दोपहर अभी कुछ घंटों के अंदर हो सकता है कि हमारे को यूपी से बहुत ही अचंभित कर देने वाली कुछ खबरें मिले। तो सवाल यहीं से शुरू होता है कि अल्टीमेटली मामला क्या है कि 25 सीटें, लगभग 25 सीटों के ऊपर अभी भी यूपी में डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि इलेक्शन हो, मतलब ये पर्टिकुलर पर्सन जो है यहां इन सीटों से लड़ेंगे। उसमें बहुत सारी, जैसे मथुरा जैसी सीट भी अभी बची हुई है जहां से कौन लड़ेगा शायद पता नहीं। अब इसी चीज पर डिस्कस करें कि भैया असलियत में मामला क्या है, किस तरीके से इतना एम्बिग्यूटी, इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रखी है यूपी के अंदर, खेल क्या है। भाई इतना तो हम मान के चलते हैं कि 70 प्लस में जाना चाहिए, लेकिन क्या ये प्लान तो नहीं है कि 80 के 80 चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 400 पार के लिए नॉर्थ इंडिया से तो एक भी सीट नहीं जानी चाहिए। बीजेपी इस मूड में बैठी हुई है लिटरली, चाहे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, उसके बाद क्या नाम है राजस्थान, एक पंजाब को छोड़ दे जहां पर थोड़ी सी ये कंफ्यूजन में है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, बिहार और उसके बाद आसाम, नॉर्थ ईस्ट पूरे का पूरा, और उत्तर प्रदेश, यहां तक कि महाराष्ट्र भी शायद। एमएनएस से अभी बातचीत हो रही है, लेकिन हमारा आज का डिस्कशन जो है वो इस पर है, क्या नाम है, यूपी के ऊपर। कहानी बताइए हरिमोहन जी। आपने कहा कि आखिर क्या कंफ्यूजन है, क्यों इतने दांव पेच फंसे हुए हैं यूपी की 25 बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक चीज तो आप भी मानेंगे कि कम से कम उत्तर प्रदेश की किसी सीट पे, ये बात उत्तर प्रदेश से बाहर भी लागू होती है, लेकिन अभी चूंकि हम बात केवल उत्तर प्रदेश पर कर रहे हैं तो इसलिए हम यूपी की ही बात करेंगे। यूपी की किसी भी सीट से क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जिसके वो भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दे और जिसके नाम के आगे ईवीएम पर कमल का फूल ये चुनाव चिन्ह छपा हो, तो वो अइवई या बिल्कुल घिसा टाया या तीसरे चौथे नंबर का कोई कैंडिडेट हो सकता है? आज की डेट में कोई कह सकता है उत्तर प्रदेश में? नहीं ना। मतलब आज जब भारतीय जनता पार्टी का सिंबल ही जीत की गारंटी है और यहाँ कैंडिडेट डिसाइड होने के बाद लोग सांसद जी कहना शुरू कर दे रहे हैं, तो वहां पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में यूपी को लेके असमंजस नहीं है, कोई आपस में असमंजस नहीं है, कहीं कोई पेच नहीं फंसा है। मजे की बात यह है, अंदर तो छोड़ दीजिए, पेच तो सबसे ज्यादा जो है गठबंधन के दलों में आपस में फंसता है। यानी एनडीए में कोई पेच फंसना चाहिए, यूपी में जैसे सुहासपा है, यूपी में जैसे इनकी जन चौधरी की पार्टी है, तो इनके साथ जब कोई पेच नहीं फंसा है तो अंदर कहां से पेच फंसा हुआ है? तो ये सब कुछ नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट में चौंकाने जा रही है और कुछ ऐसे सवाल हल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए लगभग 8-9 दिन का समय हो गया पहली लिस्ट आने के बाद, जिस धड़ाके से 51 की लिस्ट आई थी, उसके बाद ये उम्मीद थी कि तुरंत आ जाएगा, और कोई भी प्रत्याशी उसके लिए भी बड़ा जरूरी होता है कि उसको पर्याप्त समय मिले, और वहां के लोकल जो यूनिट होती है किसी भी पार्टी की, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे उसके समर्थक हो, उनको ये पर्याप्त समय मिल जाता है कि वो अपने चुनाव की तैयारी करें। इस लिहाज से जो ये 7-8-9 दिन की देरी हो रही है सेकंड लिस्ट में, जो कि आज दोपहर में, ये जब तक लोग वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है दोपहर बाद ये कुछ दर्शक तब देखें इस वीडियो को जब लिस्ट आ चुकी हो। तो एक स्थिति ऐसी है जिससे भारतीय जनता पार्टी निपटने का प्रयास कर रही है। निपटने का प्रयास, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं संतोष गंगवार की सीट कह लूं बरेली, वहां पर क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक फिल्टर लगा रखा है कि मार्गदर्शक मंडल और कब किसको रिटायर कर देना है, कब किसको लेके आना है। 51 सीटों में आपने देखा होगा अच्छे खासे जो एवरेज एज थी वो 50 के आसपास निकल के आई थी। तो एक जो अनुभव और नई पौध, इसका जो मिक्स है उसको लेके
संतोष गंगवार मैं ऐसे केवल एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूं, बरेली काफी सीनियर हो चुके हैं। ऐसे में अगर उनकी पॉलिटिकल प्रोफाइल देखी जाए तो आप उनको आराम करने को नहीं बोल सकते। आज भी जितने वो सक्रिय हैं, आप उनको उस आधार पर भी आराम करने से नहीं बोल सकते कि आप जाइए घर पे आराम करिए। लेकिन यह भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी नए और पुराने अनुभव और नई ऊर्जा इन दोनों के मिक्स को लेके कहीं कहीं तो छोड़ दीजिए, बहुत सारी जगहों पर कड़े फैसले कर रही है। तो एक तो मामला वहां फंसा हुआ है। मामला वहां जनरल साहब का भी फंसा हुआ है गाजियाबाद में, इसी बात को लेके कि इनको लड़ाना चाहिए या फिर इनको बोल देना चाहिए। तो इससे एक दो सीटों पर ही है। एक वरुण गांधी और मेनका गांधी की बात कर लेते हैं, बेहद जरूरी है। उन पर भारतीय जनता पार्टी को अंतिम फैसला करना है कि उनको लड़ाना है कि नहीं लड़ाना। और मजे की बात है, माँ बेटे को लेकर दो फैसले करने हैं कि लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है। उसके बाद अगर लड़ाना है तो किसको किस सीट से लड़ाना है, वरुण को पीलीभीत से हटाना है, कहीं और ले जाना है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि असमंजस तो नहीं, लेकिन एक ये ऐसा कठिन फैसला है जो पार्टी अपने स्तर पर कर रही है। इन चार जगहों के माध्यम से मैंने आपको बरेली, गाजियाबाद और दो और नाम मेनका और वरुण गांधी के जरिए आपको यह बताया कि क्यों इस 25 में इतना विलंब हुआ है। तीसरी चीज आती है चौंकाने की बारी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस ने पलायन किया है, और आपके दर्शकों को मैं बता दूं, कांग्रेस का पलायन भारतीय जनता पार्टी से घबरा के, पराजय से डर के यूपी से नहीं हुआ है। हाँ बोले बोले। भैया भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं गलती गलती कर रहा हूं, तुझे डांट देना। उसे पलायन नहीं कहते, उसे भाग जाना कहते। हाँ ठीक है, बिल्कुल का मैं बता। यूपी से जो कांग्रेस ने किया है उसे भाग जाना कहेंगे मेरे हिसाब से। मुझे डांटिए अगर मैं गलत हूं तो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पलायन और भाग जाना, ये दोनों जो हैं एक ही किताब के पन्ने पे मिल जाएंगे। बस ये है कि मैं आपका शब्द ले लेता हूं, यूपी से जो भाग गई है कांग्रेस, ठीक है, या उसको और जरा इस तरीके से कह देते हैं कि खुद को, यानी खुद से ही कांग्रेस मुक्त किया है उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से कांग्रेस ने, उसकी वजह दर्शकों को जरा समझना चाहिए। और यूपी में कैसे वो भगे हैं, इसका उदाहरण मैं आपको हिमाचल से लाके देता हूं। गांधी परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का भागना, बीजेपी एनडीए नरेंद्र मोदी से राजनीतिक डर कम, अपने परिवार का झगड़ा ज्यादा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कहीं दिखाई देता है तो वो हिमाचल में दिखाई देता है। हिमाचल का पूरा एपिसोड केवल और केवल राहुल और प्रियंका के आपसी टसल का नतीजा है। राहुल इस बार अमेठी से लड़ सकते थे, लेकिन जो मोदी जी का जुमला इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने यहां पे, गांधी परिवार ने, कांग्रेस मत कहिए, गांधी परिवार कहिए, गांधी परिवार ने, कि न लड़ूंगा न लड़ने दूंगा। प्रियंका और राहुल में इस बात का झगड़ा चल रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसको अब निपटने दो और तब मुझे आने दो। हालांकि दोनों के कैलिबर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक अगर गेहूं को पेड़ समझता है तो दूसरी जो है वो केवल इस बात को अपनी यूएसपी और क्वालिटी मानती है कि मेरी नाक मेरी दादी से मिलती है। बस इतना ही अंतर है दोनों। लेकिन फिर भी संभावनाओं का बाजार तो खुला है। जब बात की दुकान हो, दादा की दुकान हो परचून वाली, तो गल्ले पर स्वाभाविक अधिकार सबसे छोटा बच्चा भी समझता है, किसी मुंगेरी सेठ का, और सबसे बड़ा लड़का भी समझता है। और तो और छोड़ दीजिए, मुंगेरी सेठ के अगर कोई यार दोस्त रहे होंगे ना, महिला या पुरुष कहीं भी, तो उनकी औलादे भी सोच रही होंगी कि हमारा भी हक है। ऐसे हक में पवन खेड़ा या तमाम जैसे लोग आते हैं कांग्रेस में। कांग्रेस के पास भी भाई बड़ी दुकान है, तो फिर अच्छे खासे पकवान भी है ना। ऐसा थोड़ी ना कि सारी इमरती जो है उसी सेठ के यहाँ बनती है, कुछ जो है कहीं और छोटे हलवाई बना के देता है। तो इस तरह की बात है। तो अब जो मामला मुख्य है कि चौंकाने की बारी कहां है। अब आप ये बताइए, रायबरेली की सीट से अगर गांधी परिवार का कोई कैंडिडेट नहीं उतरता है तो भारतीय जनता पार्टी को रायबरेली में कुछ चौंकाने वाले कैंडिडेट देने की जरूरत है क्या? मैं नाम नहीं लूंगा, जो मेरे नाम के आगे शर्मा लिखा हुआ है वही
नाम रखने वाली एक भारतीय जनता पार्टी की नेत्री नूपुर जी का नाम कल से घूम रहा है, ठीक है। कहीं कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं है। तो कम से कम दर्शकों के सामने इस तरह से बात करते हुए केवल ब्रेकिंग न्यूज देने के चक्कर में हम यह बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी, एक चीज मैं पूछना चाहता था भैया, नुपुर शर्मा जी जिस तरीके से अपनी एक यूएसपी लेकर चल रही है, कि आइडेंटिटी लेकर चल रही है, और पहले दिन से उनकी राजनीतिक शुरुआत जो है, जहां तक मैं जानता हूं, मैं बहुत ज्यादा राजनीति के बारे में नहीं जानता इस मामले में, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल्ली में और केजरीवाल के खिलाफ एग्रेशन जो जानी जाती है, मुझे आपको नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर ये ज्यादा फिट बैठती हुई नजर आ रही है? देखिए ऐसा है, केजरीवाल की तो ऐसी तैसी करती हुई नजर आ रही है। ठीक बात। अच्छा, एक सवाल और है। डॉक्टर हर्षवर्धन को मेरे ख्याल से अभी तक टिकट नहीं मिला है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन टिकट डॉक्टर हर्षवर्धन को नहीं मिला। क्या वो वापस दिल्ली संभालने जा रहे हैं? बात ये नहीं, दिल्ली में इकलौते वही ऐसे नेता हैं जो केजरीवाल को अपनी शालीनता से सही हैंडल कर सकते हैं, और उन्होंने हैंडल करके दिखाया है। और मजबूरी में इनको चांदनी चौक से लड़वाया गया, जबकि वो कह रहे थे मुझे दिल्ली संभाल लेने दो। अब उनको वापस कह रहे दिल्ली चले जाओ। तो मुझे दो चीजों के बारे में समझाओ जरा। देखिए ऐसा है, अब मैं अगर बांसुरी स्वराज को बीच में ले आऊं तो आप क्या कहेंगे? अरे वाह, गजब है, मजा आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कम से कम 2014 के बाद ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा वाले जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके साथ जरा एक मामला अलग है। ये कब कहां किसको चुनाव लड़ा दें, किससे लड़ा दें, कम से कम ये रिस्क मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आज की भारतीय जनता पार्टी के बारे में लेना मैंने कई सालों से छोड़ दिया। इसलिए नूपुर शर्मा की स्थापित मीडिया में नाम चलने के बाद भी मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आपके दर्शक देखेंगे, हो सकता है कि तब तक लिस्ट आ जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि जहां काम करे सुई, कहां करे तरवार, ठीक है ना। तो अगर यह मान लिया जाए कि अमेठी और रायबरेली से कोई गांधी परिवार का कैंडिडेट नहीं आ रहा है, तो अमेठी ऑलरेडी सेटल है, स्मृति ईरानी जी ने सेटल कर रखा है, तो अमेठी छोड़ देते हैं, बचा एक रायबरेली। तो रायबरेली से अगर सीधे नाम लेता हूं, अगर प्रियंका वाड्रा चुनाव नहीं लड़ रही है कांग्रेस से, तो मुझे या किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी को कोई हैवी वेट या हाई प्रोफाइल कैंडिडेट लाने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि वहां की जो विधायिका हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आपको ये भी पता होगा कि सपा के जो मुख्य सचेतक वो भी आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो एक सांसद की सीट जिता ले जाने लायक होमवर्क भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी तैयार कर दिया है रायबरेली में। इसलिए अब वहां किसी हैवी पंच की मुझे कम से कम कोई आवश्यकता नहीं लगती। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने सिक्के, अपने नोट बचा बचा के कायदे से इस्तेमाल करती है, तो वो ऐसे किसी बिल्कुल अच्छी सीट से किसी ऐसे हैवीवेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये अगर आम राजनीतिक बोलचाल की भाषा में मैं कहूं तो किसी सेफ सीट से किसी हैवीवेट को ले जाने का क्या फायदा? भाई राहुल गांधी वायनाड क्यों लेके जाए गए? क्योंकि उनके लिए सेफ सीट जब अमेठी से खोजने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो वो यात्रा जाके केरल हजारों किलोमीटर बाद पूरी हुई, तब जाके कोई सेफ सीट मिली। मुझसे पूछते तो मैं भी किशनगंज बताता, बहुत ज्यादा होता तो हो सकता केरल नहीं बताता, मैं कह देता किशनगंज चले जाइए, क्योंकि संभल और नगीना तो मैं भी नहीं कहता, क्योंकि स्थितियां दूसरी। अच्छा, अब आते हैं जरा यूपी की पॉलिटिक्स पे। एक दो खिलाड़ियों को और जरा जोड़ लीजिए तो आपके दर्शकों को ये बिल्कुल एक साफ क्लियर पिक्चर अगले 10 या 12 मिनट में, 10 मिनट में मैं और दे देता हूं। इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करिए, तो पता चला जब तक वीडियो बनेगा तब तक लिस्ट आ चुकी। उत्तर प्रदेश में यह साफ हो चुका है कि इंडी अलायंस के नाम पर सपा और कांग्रेस है, बहन जी दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी है बीजेपी। अब इस ग्राउंड समझ के साथ, सूत्रवाद के साथ आगे चलते हैं कि जब भी द्विपक्षीय चुनाव से ट्रायंगल या बाइपोलर इलेक्शन होते हैं, मल्टीपोलर इलेक्शन का मामला जहां बनता है, भारतीय जनता पार्टी बेस्ट परफॉर्मर निकल के आती है, इसमें कोई शक नहीं। मैं उदाहरण के लिए 2014 और 2019
कि दो चुनाव के उदाहरण एक सीट का मैं आपको दे रहा हूं। सीट 1, चुनाव 2, 14 और 19, संभल की सीट। मुस्लिम अगर आबादी सबसे ज्यादा कहीं है उत्तर प्रदेश की किसी सीट पे तो संभल। बर्क साहब अभी अभी मरहूम हुए हैं, जन्नत नशी हुए हैं, वो जीते थे। 6.25 लाख वोट उनको मिले थे 2019 में। कब मिले थे? जब सपा और बसपा एक थी। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा कि 2019 के चुनाव में जब सपा और बसपा एक साथ लड़ी थी, प्री पोल अलायंस करके लड़ी थी, तब सपा को नुकसान हुआ था, बसपा को फायदा हुआ था। इसको जरा अभी किनारे रख दीजिए, इस फैक्ट को कि ऐसा क्यों हुआ था। अब 2014 में वापस चले जाइए, सीट वही संभल, प्रत्याशी वही समाजवादी के बर्क साहब, बहन जी ने उतार दिया एक मुस्लिम कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट। 2014 में संभल सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। कैसे जीती? अब देखिएगा बंटवारा कैसे हुआ। एक तरफ 19 में बर्क साहब को मिले 6 लाख वोट, 6.25 लाख वोट। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 3-3.25 लाख वोट मिले थे। 2-2.25 लाख वोट मिले थे समाजवादी पार्टी को और 2 के लगभग वोट मिल गए थे समाज को, बहन जी के कैंडिडेट को। ठीक, अभी जो लगभग 22 मुस्लिम बहुल सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, वहां पर मायावती जी ने चुन चुन के मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हुए हैं। 22 सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड है। डोमिनेटेड नहीं, जहां अगर वो एक तरफ चले जाएं और मामला 1 to 1 इलेक्शन का हो, कोई तीसरा फोर्स ना हो, तीसरा कैंडिडेट ना हो, तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बीजेपी जैसी पार्टी के लिए भी आज की डेट में भी थोड़ा सा मेहनत वाली चीज हो जाती है। लेकिन मैंने आपको जब 2014 और 2019 का दोनों इक्वेशन आपके सामने जब रखा, एक तरफ सपा बसपा का एक होना और दूसरी तरफ सपा बसपा का अलग लड़ना, तो स्थिति क्या थी? यानी संभल जो सीट 19 में इन दोनों के पैक्ट की वजह से बीजेपी हार चुकी थी, 2014 में जीती हुई सीट हार चुकी। अगर वही स्थिति फिर 2019 में बन जाए और गंगा में 5 साल और पानी बह चुका है, नरेंद्र मोदी वाली गंगा में, राम मंदिर आपके पास है, तो फिर आप स्थिति का अंदाजा लगाइए क्या होगा। इसी को आप उठा के और जगह मॉडल कर लीजिए। अब यहां पर बहन जी पर एक आरोप लगता है कि साहब वो बीजेपी के मददगार हैं। देखिए एक चीज बताएं, आपके दर्शकों से मेरी विनती है कि ईमानदारी से सोच के एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जब से नरेंद्र मोदी जी का उदय हुआ, मैं उस पर भी आऊंगा कि फलाने फलाने इनको मारो जूते चार, वो भी कभी बसपा का नारा था। लेकिन अभी जरा 10 साल की बात कर लेते हैं। पिछले 10 सालों में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का एक भी राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी, धर्म विरोधी, जाति विरोधी, किसी की भावना विरोधी, किसी देवी देवता विरोधी कोई एक भी स्टेटमेंट, काम तो छोड़ दीजिए, एक्ट तो छोड़ दीजिए, एक भी स्टेटमेंट, एक भी ट्वीट का कोई उदाहरण दे याद है आपको? और इसी सीट खाली जगह को भरने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर वो चंद्रशेखर ये सारे शोर मचा रहे हैं। कारण यह है, देखिए चंद्रशेखर पर भी आऊंगा। चंद्रशेखर को नगीना से सीट नकार दिया। चंद्रशेखर नगीना से टिकट मांग रहा था अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव ने नगीना की सीट चंद्रशेखर रावण को नहीं दी। कारण क्या है? मैं मायावती जी पे आऊंगा, बड़ा विशेष कारण है। मैं बार बार जो मायावती जी का नाम ले रहा हूं, मायावती जी आज की भारतीय राजनीति में वो चेहरा है जो राष्ट्रवादी राजनीति करती है, सकारात्मक राजनीति करती है। मैं अभी उसको भी एड्रेस करूंगा, जूते मारो चार वाले को। मैं, आप उंगली दिखा रहे हैं शायद? नहीं। अच्छा, तो बहन जी केवल एक चीज करती हैं, वो अपने जो बेस वोटर है उनका केवल उसका हित देखती हैं, अपनी पार्टी का हित देखती हैं। 2019 में ऐसा नहीं है कि 2014 में जब उन्होंने देखा, अच्छा 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तो पैन इंडिया जितनी रीजनल पार्टियां थी सबका नुकसान हुआ, उस क्रम में बहन जी का भी नुकसान हुआ। 5 साल का नुकसान झेलने के बाद हर पार्टी जो भी राजनीति में बनी रहना चाहती है, और मायावती जैसी महत्वाकांक्षी नेता, बड़ी नेता अगर पॉलिटिक्स में बनी रहना चाहती हैं तो कम से कम वो लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगी तो।
तो उन्होंने एक प्रयोग किया और तब उन्होंने बिल्कुल एक कठिन सा लगने वाला कॉम्बिनेशन तैयार किया और मान गई कि चलो सपा बसपा एक साथ पैक्ट करके लड़ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने देखा क्या? उन्होंने देखा ये कि मुझे सीटें तो मिली, बसपा का नुकसान नहीं हुआ, इसलिए कि बसपाई जो वोटर है, जो बेस वोटर है, जो मूल वोटर है बहन जी का, वो अगर पिछले 1-2 दशक से गांव में या देहातों में या समाज में अपने गांव घर में अगर किसी के से प्रताड़ना का शिकार है, तो वो अब सवर्ण नहीं है, वो ब्राह्मण और ठाकुर नहीं है, वो अब ये यादव वर्ग है जिससे वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। यही कारण रहा कि सपा बसपा के एकीकरण होने के बाद भी 2019 के चुनाव में बसपा के वोट पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हुए। हालांकि मायावती जी ने स्मार्टली ये कहा कि सपा के वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुए। हुआ क्या? बीजेपी को हराने के नाम पर जहां भी बसपा का कैंडिडेट था, मुसलमान वोट सीधे चला गया बसपा के पास, वो पूरी तरह शिफ्ट हो गया, यादव वोट शिफ्ट नहीं हुआ। और मायावती जी मुंह से जरूर कहीं कि उनका वोट हमारे पास शिफ्ट नहीं हुआ, हमारा उनके पास हो गया, लेकिन मायावती जी ने जब एनालाइज किया कि अरे ये तो केवल मुस्लिम वोट हमारे पास शिफ्ट हुआ, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि ये रिश्ता नहीं चलेगा। और मायावती चाहे सत्ता में रही हैं, चाहे सत्ता में नहीं रही हैं, चाहे स्टेट की पॉलिटिक्स हो, चाहे सेंट्रल की पॉलिटिक्स हो, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस महिला ने नहीं किया। मुसलमानों के सामने, उनके वोट बैंक के सामने झुकना तो छोड़ दीजिए, सर तक ऐसे नरम नहीं किया कभी। हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन दिया, टिकट दिया, झाड़ के टिकट दिया, टिकट खूब देती है। गुड्डू जमाली को दे दिया पिछले चुनाव 2014 में, गुड्डू जमाली बसपा से लड़ गए। हाँ, कहीं इफ्तार पार्टी या कहीं ऐसे करके बैठे हुए दिखाई नहीं दी कभी भी, आज तक नहीं देखा होगा आपने। इसलिए मैं कहता हूं वो राष्ट्रवादी राजनीति से बैठी होती है, अखिलेश यादव बैठे होते, ये नहीं बैठे, कभी नहीं, कभी नहीं। अब एक तो लोग कभी नोटिस हाँ, नहीं किया है तो आप नोटिस करिए। और एक आरोप लोग और लगाते हैं मायावती जी पे, आरोप ये लगाते हैं कि साहब सीबीआई से डर के और मोदी ने डर के उनको जो पंचर कर दिया। अरे साहब ऐसा नहीं है। मायावती जी जिस उम्र में पहुंच गई हैं, वहां वो अब सेटल वे में पॉलिटिक्स कर रही हैं। और वो ममता बनर्जी भी नहीं है जो अपने भतीजे, उद्दंड भतीजे के हर बुरे काम में शामिल रह के उसको उद्दंडतापूर्ण तरीके से लॉन्च करेंगी। परिवारवादी राजनीति कितने अच्छे तरीके से, अगर कोई अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर उसमें भी कोई अच्छे तरीके से अगर चला सकता है तो उसका उदाहरण है मायावती। आनंद कुमार उनका भतीजा है जिसको वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी हैं, लेकिन उनकी शैली बड़ी गजब की है। उनकी शैली वही है जो एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है कि कोई सूरत का बड़ा डायमंड व्यापारी और उसका लड़का जो है 5-6 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए कहीं गया। अपने भतीजे आनंद कुमार को मायावती जी इसी तरीके से ग्रूम कर रही है बहुजन पॉलिटिक्स में। उन्होंने कहा ठीक है, 5 साल नहीं 7 साल लगा ले, 1 चुनाव नहीं 2 चुनाव लगा ले, तू आराम से कर, जनरेशन नेक्स्ट है, तू बसपा की राजनीति आगे कर। और यही कारण है कि चंद्रशेखर रावण जैसा उद्दंड बहुजन राजनीति में एक होता ना, कि आपने देखा होगा कि किसी भी टैक्सी स्टैंड या बस स्टैंड के आसपास या ऑटो स्टैंड के पास कुछ डग्गा मार वाले गाड़ियां खड़ी रहती हैं जो नंबर वंबर नहीं, वो अचानक आएंगे, वो किसी सवारी को भर के लेके चली जाएंगी। चंद्रशेखर की राजनीति उस शैली की राजनीति थी, इसलिए उसने जिस वर्ग से वो आता था उसका तेवर थोड़ा कड़ा था। उसने जान लिया था कि मायावती अब धीरे धीरे चुक रही है, इनकी राजनीति चुक रही है, तो जो ब्लैंक स्पेस आएगा मायावती के बाद उसको फिलअप करने के लिए वही नीला रंग, वही तेवर, उसी तरह की बातें उसने कोशिश किया था। दरअसल वो डग्गा मार वाहन था, उसको नहीं ये भान था कि बड़े सेटल तरीके से आनंद कुमार को ले आके प्लेस कर देंगी मायावती। और जैसे ही आनंद कुमार की एंट्री होती है, दर्शक ध्यान देंगे, चंद्रशेखर रावण के जितना भी पेट्रोल दिया बाती था वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और आज स्थिति जो होना चाहिए था, जी जी, आज स्थिति ये है कि उसको नगीना जैसी सीट से अखिलेश यादव तक ने टिकट देने से मना कर दिया। तो मायावती जी का फैक्टर उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत है जिसने अकस्मात बीजेपी को फायदा दिया है। क्योंकि एक चीज जान लीजिए, मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, मैंने बेहद नजदीक से देखा है मायावती जी की राजनीतिक शैली को। मायावती जी राजनीति में परम स्वार्थी नेता हैं और राजनीति करने वाले किसी भी नेता को परम स्वार्थी नेता ही होना चाहिए। वो केवल
अगर उनको आज के रूप डेट में अगर सपने में भी कोई जानवर दिखाई देगा तो हाथी के अलावा और कोई जानवर वो नहीं देख सकती। अगर उनको किसी पार्टी का नाम अपने मुंह से बोलना पड़े तो वो बसपा के अलावा किसी और का नाम लेना पसंद नहीं करेंगे। अगर उनको किसी समाज के वर्ग पर बात करनी हो, कभी दूसरे के बवाल में कूदते हुए देखा है आपने? अगर किसी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर भी मायावती का कोई स्टेटमेंट या ट्वीट आता है तो उसमें बहुजन के 4 शब्द और बहुजन का एंगल जरूर आ जाता है। राम मंदिर पर भी अगर वो कोई ट्वीट की होंगी, मुझे नहीं याद है कि किया कि नहीं किया संभवतः, लेकिन वो ये कह देंगे कि बड़ा स्वागत है, अच्छा है, सबका सब धर्म को बसपा ये करती है, बसपा वो करती है, लेकिन सभी दलितों का, वंचितों, शोषितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये लास्ट में एक लाइन आ जाएगी। वह केवल अपने बारे में सोचती हैं और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं फायदा पहुंचाएंगी ये सपने में भी कोई मत सोचे। हाँ, खुद के बारे में सोचते सोचते अवनीश अगर अपने बारे में सोचे उससे हरिमोहन जी का कोई फायदा हो जाए तो ये हरिमोहन जी की एक तरह से फॉर्चून है कि हो जाए, किस्मत हो जाए। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में स्थिति बड़ी साफ है कि जिन सीटों पर थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती भारतीय जनता पार्टी को, वहां बहन जी का कैंडिडेट सामने है। अब एक चीज मैं कह के रुकूंगा, एक सवाल आपको पूछना चाहिए, आप पूछेगा जरूर तब मैं उसका उत्तर दूंगा, कि ऐसी सीटों पर जहां पर इंडिया अलायंस यानी सपा या कांग्रेस में से कोई एक कैंडिडेट और बहुजन समाज पार्टी का एक कोई मुस्लिम कैंडिडेट हो, तो वहां पर बंटवारा कितना होगा इंडिया अलायंस और बसपा के बीच मुस्लिम वोटरों का, ये जरूर पूछेगा जी। मैं यही क्वेश्चन पूछ रहा था। मेरा थोड़ा सा इसमें शब्दावली क्या थी, अखिलेश यादव प्लस कांग्रेस एक तरफ खड़े हैं, या तो 17 सीटों पे इंडिया अलायंस वाले पार्ट मतलब कांग्रेस का कैंडिडेट होगा या फिर बाकी सीटों के ऊपर बसपा का समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा। उनकी सीटों का या उनकी वोट बैंक को कितना काटेंगी मायावती। लेकिन हम एक फैक्टर भूल रहे हैं कि कुछ सीटों के ऊपर ओवैसी भी लड़ेगा। वो फैक्टर क्या है, और ये फिर हमें 3 डायमेंशन में बताइएगा भैया। जी देखिए, ऐसा है, एक एक करके तीनों पकड़ लेते हैं। पहली जो मैंने आपसे कहा था कि आप पूछिएगा कि एक सीट उस पर इंडिया अलायंस में से कोई एक कैंडिडेट, मान लीजिए हिंदू कैंडिडेट है, सपोज कीजिए एक सीट उस पर हिंदू कैंडिडेट है कांग्रेस या सपा का, उस सीट पर बहन जी ने मान लीजिए मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया, ठीक, और उसके बाद बीजेपी। अब बंटवारे की बात करते हैं कि मुस्लिम वोट कितना बटेगा बहन जी के मुस्लिम कैंडिडेट और इंडिया अलायंस के बीच। 3 कैटेगरीज की हो सकती है, 60-40, 50-50 का तो कोई सवाल ही नहीं है, बंटवारा 60-40 का होगा। 60% अभी भी मुसलमान इंडिया अलायंस को वोट देगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। ओके, उसका कारण क्या है? मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी को हराना है, ये उसकी इनहेरेंट वोटिंग क्वालिटी है, पैटर्न है, जो भी कहिए। दूसरा स्थिति क्या हो सकती है? 70 और 30, 70% इंडिया अलायंस, 30% बहन जी वाला मुस्लिम कैंडिडेट। वर्स्ट केस सिनेरियो में 80-20 हो सकता है उस सीट पर, जहां 2 हिंदू यानी एक इंडिया अलायंस का हिंदू कैंडिडेट खड़ा हो, एक कांग्रेस एक बीजेपी का खड़ा हो और बहन जी ने मुस्लिम दिया हुआ है। तो वहां पर वर्स्ट केस सिनेरियो में हो सकता है 70-30 यानी 70% इंडिया अलायंस और 30% 20% 80% इंडिया अलायंस और 20% बहन जी। अब संभल की जिस एक सीट का मैंने आपको वाकया दिखाया था कि जब अलायंस हुआ तो यानी मुस्लिम वोट जब एक साथ पड़ा वर्ग को और बाकी सारे वोट पड़े सपा बसपा के एक साथ, तो 6-6.25 लाख वोट पाए थे और लंबी मार्जिन से जीते थे वर्ग सा। लेकिन 14 में क्या हुआ था? 14 में 3-2-2 ऐसे हो गया था मामला और बीजेपी निकाल ले गई थी। तो अगर गिरी से गिरी सिचुएशन में 80-20 का भी बंटवारा हुआ, यानी 20% मुस्लिम वोट भी अगर बहन जी किसी एक सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट देके लेके आ गई तो इंडिया अलायंस तो गया, 14 वाला रिजल्ट आ जाएगा संभल से। और मैं संभल इसलिए ले रहा हूं कि संभल सबसे कंफर्टेबल है मामला, समझा जाता है।
तो इसी आधार पर मैं इस बार वापस 2014 देख रहा हूं संभल की सीट पे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीट टू सीट ये इक्वेशन है। और एक फैक्टर और है, एक चुनाव विधानसभा का जब हुआ जिसमें 35 साल 32 साल 35 साल बाद बीजेपी ने रिपीट किया योगी आदित्यनाथ 2, मुस्लिम वोटर्स में यूपी में मैंने पाया कि उसके पास कोई बड़ी वजह नहीं थी बीजेपी की सरकार को सत्ता से दूर रखने की, और इसलिए वोटिंग परसेंटेज में कमी आई थी। ज्यादातर एक ऐसी फीलिंग हो गई थी कि हालांकि मुसलमान वोटर हमेशा बूथ तक जाता है, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं दिखी थी। यहां पर इस बार भी जैसे होता क्या है कि एक निराशा जैसी भाव, हालांकि निराशा जैसे भाव में रहने के बाद भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान वोटर घर बैठ जाएगा, वो घर नहीं बैठता। इस मामले में मुस्लिम वोटर बहुत अच्छा वोटर है। लोकतंत्र को अगर कोई जिंदा रखेगा तो कभी ना कभी मुस्लिम वोटर ही रखेगा, क्योंकि ज्यादातर बहुसंख्यक तो घर बैठ जाते हैं। तो ये एक सिचुएशन बन रही है। ऐसी सिचुएशन में मायावती जी खुद का लाभ देखते देखते इनडायरेक्टली अगर बीजेपी का फायदा दे दें और बीजेपी को फायदा हो जाए तो वो एक सिनेरियो बच रहा है। और कोई पॉइंट अगर मुझसे छूट रहा हो कि 3 बातों में तो बता दीजिए, कौन सा? एक यादव वोट बैंक। यादव वोट बैंक 2014 से जो कर रहा है, देखिए ये सिर्फ यादव वोट बैंक मत लीजिए। 2014 से जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एरिना में आए हैं, नेशनल एरिना ऑफ पॉलिटिक्स में आए हैं, तब से आप ये तो मानते हैं, सब लोग ये मानेंगे कि हिंदू एकीकरण की दिशा में गाड़ी तेजी पकड़ के रखी हुई है। यही वजह है कि बहन जी के पास उनका बेस वोट थोड़ा थोड़ा 14 में कम हुआ, 19 में थोड़ा सा और कम हुआ, जबकि पैक्ट होने के बाद भी। तो ये नुकसान सबका हो रहा है। ये नुकसान अगर आरजेडी का हो रहा है, ये नुकसान अगर नीतीश कुमार को हुआ है, वो ये नुकसान अगर अखिलेश यादव को हुआ है और ओबीसी मत में हुआ है, तो ये एक नेचुरल जो टुवर्ड्स बीजेपी, अब वो कितना स्पीड पकड़ेगा नरेंद्र मोदी फैक्टर से, वो धीरे धीरे हो रहा है। बहन जी के साथ सबसे स्लो रेट पे हो रहा है वो, क्योंकि उनका जो बेस वोट है अभी भी इंटैक्ट है। जो टॉपअप था वो टॉपअप धीरे धीरे गायब हो रहा है। वो टॉपअप गायब हो रहा है तो जा कहां रहा है? वो बीजेपी के पास जा रहा है। इसी तरह से ओबीसी में भी जब विधानसभा का चुनाव की जगह लोकसभा का चुनाव आता है, यानी अखिलेश यादव को चुनाव की जगह दिल्ली का चुनाव जब आता है, तो 2014 में भी देखा है ऑन एवरेज, और 2019 में भी देखा है कि एक ही घर के यादव वोट में से जो यंगस्टर वोटर है, उसने दिल्ली के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट किया है। बुजुर्गों ने अभी भी वो पुरानी प्रतिबद्धता दिखाते हुए, एक ही घर का बुजुर्ग गया है सपा के पास, लेकिन यंगस्टर जो है वो गया है नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी के पास। यहां ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा फर्क है। तो इसलिए वो बंटवारा अभी भी है। किन्हीं किन्हीं सीटों पर, मैं एक सीट का आपको बेहद नजदीकी से मैंने देखा था। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो भैया, एक्चुअली जहां तक मुझे पता है, जो मेरी समझ कहती है कि राम मंदिर मुद्दे में अगर राम मंदिर का संघर्ष था तो जिन जातियों ने सबसे आगे संघर्ष में पार्टिसिपेट किया वो भी यादव ही थे। यादव सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे राम मंदिर के अंदर। और ये जो यदुवंशी हैं या यादव जिन्हें हम कह रहे हैं, हमारे इन्हें अहीर कहते हैं, अगर आप यूपी बिहार को छोड़ दें तो हमारे यहाँ अहीर टिपिकली बीजेपी को वोट देता है। टिपिकली राजस्थान का अहीर टिपिकली बीजेपी को वोट देता है। मध्य प्रदेश में अहीर टिपिकली बीजेपी को वोट देता है, टिपिकली, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे में राम मंदिर से लगाव ऐसा नहीं है बाकी जातियों का कम था, लेकिन जहां तक मुझे लगता है क्योंकि वो हमारे जो साधु महात्मा थे वो भी यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और उन्होंने ही शायद मुलायम सिंह यादव को भी अच्छी खासी बद्दुआएं दी थी, जो भी है। तो ये यादव वोट बैंक का एक लगाव राम मंदिर से और यादव परिवार से, दोनों के बीच में कहां पड़ता है? क्योंकि राम मंदिर का एक बेस यादव से और यादवों का एक बेस, एक लगाव एक परिवार से भी है। तो दो कहां जा रहे हैं ये बताइए थोड़ा। मैं यही कह रहा हूं ना, इसीलिए मैंने 2014 की बात की, तब राम मंदिर सीन में नहीं था। 2019 की मैं बात कर रहा हूं तब राम मंदिर सीन में नहीं था। इसलिए राम मंदिर के वेट को, उस जो बटखरा है उसको तो अभी किनारे रखा है मैंने हर सीट पे।
मैंने राम मंदिर का फैक्टर एक बार, आपने अभी पहली बार, इतनी सारी हम लोग बात कर चुके, पहली बार आपने राम मंदिर का नाम लिया, मेरे मुंह से राम मंदिर के फैक्टर का कोई बात ही नहीं निकली, मैं अभी उसको साइड रख रहा हूं। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ दी है, एक चीज और। यादव वोट बैंक इन प्रेजेंस ऑफ मुलायम सिंह यादव, इन एब्सेंस ऑफ मुलायम सिंह यादव, ये और बताइए। हाँ, मैं दोनों बता रहा हूं आपको। देखिए ऐसा है, सबकी वोट बैंक में सेंध लगा है, नरेंद्र मोदी ने सबके वोट बैंक में सेंध लगाया है। और जो हर सीट पर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर 10 से 12% वोट ऐड होता है किसी भी बीजेपी कैंडिडेट में, ये वही सेंध वाले वोट हैं। 3%, 4% मायावती जी से, 4-5% अखिलेश यादव से, ये सारे वोट आके उनको 10-12%, और कुछ ऐसे वोट जो इधर उधर हैं, अनडिसाइडेड रहते हैं, वो नरेंद्र मोदी के नाम पे आ जाते हैं। तो उनकी पर सीट 10 से 12% जो वोट है, वो नरेंद्र मोदी का जो निजी वोट है, वो यहीं से आता है। तो ये 2014 में भी हुआ, ये 2019 में भी हुआ। राम मंदिर के फैक्टर को अभी मैं अलग हटाता हूं, 2024 में ये और मजबूत हो रहा है। कारण उसकी एक यही है जो मैंने कहा, यंगस्टर और बुजुर्ग, इनके बीच में यादव वोट बैंक में भी बंटवारा। और आपने जो कहा कि नॉर्मली यूपी बिहार को छोड़ के बाकी सारे यादव जो है बाय डिफॉल्ट बीजेपी के वोटर रहे हैं, तो उसकी उसकी वजह है, राजस्थान में कोई रीजनल पार्टी नहीं है जातिवादी, मध्य प्रदेश में कोई रीजनल पार्टी नहीं है जातिवादी, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में सपा जातिवादी राजनीति करती है, यादव और बाकी ओबीसी की राजनीति करती रही मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ। लालू प्रसाद यादव वहां पर करते रहे, उसके साथ नीतीश कुमार का एक और कॉम्बिनेशन था। तो इसलिए यहां पर बंटवारा है। और यहां पर मदद कौन कर रहा है इस बंटवारे में? मदद वो करता है कि वोटर एजुकेट हुआ है हाउ टू वोट फॉर लोकसभा एंड हाउ टू वोट फॉर विधानसभा। वही वोटर यादव जब विधानसभा के चुनाव की बारी आती है, तो क्या नौजवान क्या बूढ़ा सब झाड़ के समाजवादी के साथ जाते हैं। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है, 2014 से लगातार ये देखा जा रहा है, तब फिर वो यही होता है कि जो यंगस्टर है वो चला जाता है नरेंद्र मोदी के साथ, और जो बुजुर्ग हैं वो यहां आ जाते हैं। अब आपने जो पूछा था कि मुलायम सिंह वाली सपा और अखिलेश यादव वाली सपा, कोई फर्क नहीं है, फैक्टर वही लागू कर लीजिए। विधानसभा चुनाव आएगा तो क्या बूढ़ा, क्या बिना मुलायम के, क्या मुलायम के साथ अखिलेश यादव, वो झाड़ के एक ही साथ जाता है। लेकिन लोकसभा जब आता है तो वो बंटवारा फिर वहीं आ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि 2014 का चुनाव बिना मुलायम सिंह के लड़ा था समाजवादी पार्टी ने, ऐसा नहीं हुआ था ना। बिल्कुल। अच्छा, एक मैं ना छोटा सा यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी बेवकूफी चल रही है। हमारे दो व्यूअर्स हैं, इनमें से एक मोनू पंडित टोटी लिख कर हंस रहे हैं, और अजय यदुवंशी जो है वो गुस्से में है। देखो यार मोनू, सीधी सी बात ये है कि पहली बात, एक अखिलेश यादव के नाम पर आप सारी यादव कम्युनिटी को एक पलड़े में नहीं रख सकते। बिल्कुल। उसने जो किया वो एक नेता वाली बात थी, तो वो एक नेता है। दूसरी बात, जो यादव कम्युनिटी है उसको मेरा एक मैसेज है कि देखो, आज आप किसी भी कैटेगरी में अपने आप को काउंट करते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। जहां तक मैं मानता हूं और जहां तक मुझे हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, एंशियंट और मिडीवियल फेज के ये जो क्या नाम है वॉरियर्स रहे हैं, क्षत्रिय रहे हैं। एक और नया फैक्ट आप लोगों को बता दूं कि जब नादिर शाह ने अटैक किया था, हमारे यहाँ सर रेवाड़ी एक इलाका है, वो पूरा अहीर पार्ट है, और हरियाणा का जो ओरिजिनल नेम है वो अहीरियाणा होता था। हमारे यहाँ यादवों को अहीर कहते तो अहीरियाणा होता था। तो एक फैक्ट बता देते हैं कि नादिर शाह ने जब दिल्ली पे अटैक किया और मुगल फोर्सेस 3 घंटे के अंदर धराशायी हो गई थी, तो वहां पर एक बाल कृष्ण राव नाम के वॉरियर होते थे, जो इधर से थे, रेवाड़ी से। अपने सिर्फ 5,000 योद्धाओं के साथ उन्होंने नादिर शाह को धूल चटा दी थी, और नादिर शाह ने माना था कि मैंने पूरे आज तक अपनी लाइफ में, जो सर दुनिया का वॉरियर था, वो कह रहा है मैंने जिंदगी में ऐसा वॉरियर नहीं देखा। और यही यादव कम्युनिटी इसी रेवाड़ी से निकल के आती है। और बैटल ऑफ रेजांगला जब आप उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी वीरता भारतीय सेना भी शत शत नमन करती है। हाँ, कई बार इनकी रेजिमेंट के ऊपर शोर मचता है, उसको मैं कुछ कह नहीं सकता। यसराव बालकिशन जिनकी आप बात कर रहे हैं वो वही थे, और नादिर शाह ने उसकी वीरता का लोहा माना था। आप देखेंगे तो क्षत्रिय हैं ये लोग।
आज किसी भी कम्युनिटी में आ जाए तो एक दूसरे को बेफालतू के अंदर चिढ़ाए ना जाति के नाम पर। हमारा डिस्कशन एक अलग लेवल पर है, ठीक है। तो माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव पूरी यादव कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, मेरा ऐसा मानना है। और जो उन्होंने वो क्या था, वो छोटी मोटी कुछ मामला था तो सही, वो घर से निकलते हुए कुछ इशू क्रिएट कर दिया था, वो उनका पर्सनल मैटर है, उनका कास्ट से मुझे नहीं लगता कोई लेना देना है। तो भैया आप कंक्लूडिंग रिमार्क बताइए, 400 पार के अंदर यूपी का क्या योगदान होगा? आपने बहुत अच्छा एड्रेस कर दिया। मैं भी देख रहा हूँ अजय यदुवंशी हैं, मोनू पंडित जी हैं, एक आशा जी हैं। देखिए बिल्कुल हरमोहन जी ने एड्रेस कर दिया है इस बात को, बिल्कुल सही बात है। और यहीं पर 2014 का मैंने एग्जाम्पल जो दिया ना, वो दिया, और मैंने वजह भी बताई कि उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों ऐसी जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, वो केवल इस वजह से है कि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव और रीजनल पार्टियां हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी में केवल मुलायम सिंह जी ने एक ही रीजनल पार्टी बना ली। अरे भाई, आप देखिए अजय सिंह ने अलग पार्टी बनाई ना बनाई, और यहाँ मायावती जी ने अलग पार्टी बनाई नहीं। वही सिचुएशन बिहार में भी है। तो ये अंतर केवल और केवल रीजनल पार्टीज की वजह से हुआ है। और रीजनल पार्टीज का कहीं ना कहीं ये बेस होता है, या तो वो फैमिली बेस होती है, और जब फैमिली बेस होती है तो कास्ट बेस अपने आप हो जाना होता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो 2014 एग्जाम्पल है कि हिंदू एकीकरण हुआ है, सनातनी एक हो रहा है नरेंद्र मोदी के साथ, और 10-12% हर सीट पर जो नरेंद्र मोदी लेके जाते हैं उसमें यही यादव भाई लोग हैं, वही हरिजन और हमारा दलित भाई है, जो दोनों हाथ खोल के अब हिंदू एकीकरण की तरफ बढ़ रहा है। ये नरेंद्र मोदी की नई पॉलिटिक्स है जो 2014 ऑनवर्ड्स लगातार चल रही है। इसलिए लड़िए मत, अगर हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ाइए और यूं मिलाइए, यही ताकत है जो हमको आगे ले जाएगी। कंक्लूडिंग रिमार्क सिर्फ इतना है कि नरेंद्र मोदी जी की राजनीति के तहत जिस तरीके से एक क्रॉस इंडिया कास्ट, लैंग्वेज, मत, मतांतर, रंग, लिंग यानी जेंडर, इन बाउंड्रीज को क्रॉस करके सनातनी एकीकरण का भाव हो रहा है, और वो ईवीएम तक जाके कन्वर्ट हो रहा है। यही कंक्लूडिंग रिमार्क है। अब 80 में 78 मैं मिनिमम दे रहा हूं उत्तर प्रदेश में। 2 सीटें कौन सी मैं छोड़ रहा हूं। अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ने हैं, क्योंकि गुड्डू जमाली बसपा की कैंडिडेट, बहन जी की कैंडिडेट, उनको सेटल कर लिया है, मैनेज कर लिया है, वो अब समाजवादी के हिस्से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के निरहुआ जो हैं वो 18 हैं आजमगढ़ में, अखिलेश यादव 21 है आज की डेट में। तो एक सीट में वो छोड़ रहा हूं, और दूसरी सीट में छोड़ रहा हूं मैनपुरी की। मैनपुरी में निश्चित रूप से डिंपल यादव जी मजबूत कैंडिडेट हैं, इसीलिए मैं ये 2 सीट छोड़ रहा हूं 80 में से, और 80 में से 2 घटाते हैं तो बचता है 78। 78 सीट में से मैं आधा सीट भी किसी और को नहीं दे रहा। इसमें मैं यही चीज कहूंगा, खैर यहाँ बेफालतू की कास्ट पॉलिटिक्स, क्योंकि हम पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ बेफालतू में कास्ट के नाम पर ये बहस कर चुके हैं। वो चलता है, वो चलेगा। मैं इन सबको एक लास्ट मैसेज देना चाहूंगा कि देखो, सीधी सी बात ये है, राजनीति एक अलग चीज होती है, लेकिन जब जब हिंदू समाज के ऊपर समस्याएं आई हैं, मैं सारी कास्ट्स के वॉरियर्स के नाम बता सकता हूं, सारी कास्ट्स के वॉरियर्स के नाम बता सकता हूं। हर किसी ने गर्दनें कटवाई हैं, काटी हैं, अपने धर्म, अपने देश, अपने स्पेस को बचाने के लिए। कोई ऐसी कास्ट नहीं थी जो आज, भले ही आप किसी एससी में हैं, एसटी में है, ओबीसी में है, पता नहीं कौन कौन से, मुझे उससे मतलब नहीं है भैया, मेरे को तो सारे लड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक बात बताओ, या मीणा जो है मेरे ख्याल से एसटी कम्युनिटी में आते हैं, एससी में आते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। भैया इतने वॉरियर्स थे इनके, इतने वॉरियर्स थे कि जब जब यहां जरूरत पड़ी ना, मतलब चाहे मुगलों का खून बहाने की बात, गर्दनें उतारने की बात आई, चाहे क्या नाम है, अंग्रेजों की गर्दनें उतारने की बात आई, सब जाके ये मिलते थे। आज इसमें उससे मैटर नहीं कर रहा, उस टाइम कितने बड़े वॉरियर थे वो मैटर करता है। आज कुछ भी करो, ठीक है। तो खैर इस चीज के ऊपर हमारी डिस्कशन लगातार चलती रहेगी। अगले भी, हाँ जी भैया बताइए। एक छोटा सा, मैं चूंकि लैब सामने खुल गया तो मेरे सामने वो लाइव चल रहा है, कमेंट्स मैं भी देख रहा हूँ। रवि प्रकाश जी के एक कमेंट, एक साहब रवि प्रकाश है, उन्होंने कहा सॉरी टू से यादव कम्युनिटी का राम मंदिर से कोई लगाव नहीं, प्रूफ इतने टाइम तक उन लोगों ने वोट किसको दिया, राम मंदिर के लिए गोलियां किसने चलाई। अरे साहब, वही बात हम पिछले 44-45 मिनट से कह रहे हैं।
कि हाँ। जब विधानसभा की बारी आती है तो एकीकरण हो जाता है, यादव इकट्ठे हो जाते हैं सभा के पास, वो चाहे मुलायम सिंह रहे हो चाहे अखिलेश रहे हो। लेकिन जब नेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो 2014 के बाद ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हो रहा है। और एक चीज आपको बताऊं, इस समय हिंदू हृदय सम्राट सबसे बड़े अगर नरेंद्र मोदी जी के बाद हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मैं गोरखपुर से आता हूं, मेरा नेटिव गोरखपुर है। और दर्शक कोई अगर गोरखपुर से देख रहा हो तो वो लिखिएगा जरूर, अगर जानता हो तो। योगी आदित्यनाथ जी का जो मठ है गोरखनाथ मंदिर, वहां की सबसे बड़ी शक्ति अगर पीढ़ियों से कोई रहा है तो यादव रहे हैं। खैर, अब मैं इस चीज को क्या बताऊं, ये लड़ते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। कास्ट वास्ट मेरे को वैसे भी समझ में नहीं आती है, बकवास क्या है। हाँ, रिजर्वेशन के लिए तुम्हारे को फायदा हो सकता है, इसके अलावा कोई फायदा नहीं है। रिजर्वेशन के लिए तुम लड़ते रहो, वो फिर वोट तो फिर उसी हिसाब से जाता है कि कौन किसकी जाति की बात करता है। खैर, इस डिस्कशन को हम यही रखते हैं। भैया बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने समझाया, बताया। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। और मेरे चैनल ज्योतिर्मय और भैया के चैनल प्रारब्ध दोनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि आगे भी हम इस तरीके के डिस्कशंस करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टाइम लिया। थैंक यू।